चलिए सारे आ जाइए, वापस से क्लास पे फोकस बनाते हैं और मेन प्रोविजन पे आते हैं। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सारी बेसिक चीजें थी। अब जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन लाइबल है, रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेना है, उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो कैसे करने हैं, और कल को अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल करना पड़े तो वो कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर चाहें तो इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के जो आपको चीजें लगे कि हाँ हमें लिख लेनी चाहिए इसके अंदर, वो भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। आपके पास जिस भी राइटर की क्वेश्चन बुक है या अगर आपके पास किसी राइटर की नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। बट याद रखना, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो या जीएसटी, जो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। प्रोविजंस कई बार हमें समझ आ जाते हैं बट उन प्रोविजन को लगाना कैसे है, क्वेश्चंस को कैलकुलेट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, इस चीज में बहुत दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा प्लीज 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 प्रैक्टिस जरूर रखना अपनी, कि आपको जो है कॉन्फिडेंस आ सके कि जो प्रोविजन आपने पढ़ा है उसे आपने सही से समझ भी लिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कौन लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जो सबसे पहला मुद्दा, किसे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो देखिए जीएसटी में हम जो अब ये सेक्शंस पढ़ने वाले हैं ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन है। जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे ये सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रोविजंस है, जिसमें हमारे पास दो मेजर सेक्शन है, सेक्शन 22 और सेक्शन 24, जो डिस्कस करते हैं कि किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। साथ ही में एक सेक्शन 23 भी है जो कुछ लोगों को एग्जम्पशन देता है रजिस्ट्रेशन लेने से। तो कुल मिला के 3 सेक्शन है। कौन कौन से? सेक्शन 22 और 24 ये बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किसे लेना है, और सेक्शन 23 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन किसे नहीं लेना है, कौन एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 22 और 24 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो बात करता है किसे रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर समझेंगे किसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सबसे पहला मुद्दा, सेक्शन 22 ने बताया कि कौन कौन लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और सबसे बेसिक है कि जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है वो है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट लगा रखी है। देखो गवर्नमेंट जब जीएसटी लाया तो गवर्नमेंट का पर्पस था कि ऐसा नहीं कि जो चाय वाले हैं, ठेले वाले हैं, या फिर जो सब्जियां बेचते हैं, छोटे छोटे जो है व्यापारी हैं जो साल में मुश्किल से 5 लाख 7 लाख का माल बेच पाते हैं, ऐसे लोगों से जीएसटी जो है लगाने का, इनके ऊपर जीएसटी लगाने का, इनके ऊपर इतने सारे कंप्लायंस बर्डन डालने का गवर्नमेंट का कोई जो है इंटेंशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टर्नओवर की, एक सेल की लिमिट बनाई और कहा कि जो जो व्यक्ति, जो जो बिजनेसमैन इस लिमिट को क्रॉस करेगा उसे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो क्या लिखा गया देखिए, इफ एग्रीगेट टर्नओवर, अब ध्यान से समझना, यहां पे कुछ कीवर्ड्स को मैंने जो है अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं। इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, अगर आपकी टोटल टर्नओवर, ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ एक बार बेसिक समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की टोटल टर्नओवर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट है उससे क्रॉस करती है, देन द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उस केस में उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है। फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मीनिंग को भी समझते हैं, बट सबसे पहले लिमिट्स क्या है वो समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, अभी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है तो देखिए इसकी भी डेफिनेशन दी गई है जिसे हम समझते हैं। आप देखिए, आप पेज नंबर 3 पे आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप एग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग को समझ सकते हो। गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करती है, ये लिमिट एक बार आपके लिए रेफरेंस के लिए बता देता हूं, 20 लाख और 40 लाख है, अलग अलग केसेस में उसे समझेंगे। बट अगर आपकी टोटल टर्नओवर पूरे साल में 20 लाख या 40 लाख की जो लिमिट बनाई गई है उससे ज्यादा है, वो सारे बिजनेसमैन जो साल में 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। बट ये सेल कैलकुलेट कैसे करनी है, तो जीएसटी ने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस टोटल वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब कुछ देखना है।
जब आप टोटल टर्नओवर निकालोगे पूरे साल की, तो आपको उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी लेनी है। अभी मैंने बताया था टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसके ऊपर जीएसटी लगना होता है। आपकी एग्जाम सप्लाई भी जोड़नी है, ऑल्दो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग योर एग्रीगेट टर्नओवर आपको उसे इंक्लूड करना है। अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट किए हैं तो वो भी जोड़ा जाएगा। एंड लास्टली इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब आप हरियाणा में हो और आपने राजस्थान, महाराष्ट्र, आपने कर्नाटका, आपने आसाम, आपने कश्मीर, आपने पंजाब में माल बेचा है, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचना या सर्विसेज देना इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है, और वो भी आपके टर्नओवर में शामिल होगा। ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पेन इन अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और उस टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई सब कुछ शामिल होगा। बट ध्यान रखना क्या शामिल नहीं करना है, इसके अंदर जीएसटी के अंदर जो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर आपने हरियाणा में रहकर हरियाणा में ही माल बेचा है तो फिर वहां पे दो टैक्स लगते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और वहीं पे अगर आप हरियाणा के व्यक्ति हो और आपने राजस्थान में माल बेचा है, आपने महाराष्ट्र में माल बेचा है, तो ऐसी सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, दो राज्यों के बीच में। ऐसे केसेस में जो एक टैक्स लगाया जाता है वो आईजीएसटी है। अगर आप विद इन सेम स्टेट सप्लाई करते हो, अगर विद इन सेम स्टेट सप्लाई है तो इंट्रा स्टेट उसे कहा जाता है, इंट्रा स्टेट। और फिर दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। लेकिन अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा है तो फिर आईजीएसटी लगाया जाता है, और ऐसी सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। टैक्स की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, परसेंटेज है, वो सेम रहती है। यहाँ पे अगर लेट्स से 18% लग रहा है तो सी और एस में वो 9 हो जाता है, यानी कि टैक्स सेम है, बस नाम बदल जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन बदल जाती है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का जीएसटी का टैक्स हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे एचजीएसटी हो, या इवन सेस, सेस कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है जो लग्जरी प्रोडक्ट है, जहां पे गवर्नमेंट जिनका कंजम्पशन कम करना चाहती है वहां पे सेस भी लगा दिया जाता है। इनवर्ट सप्लाई को शामिल नहीं करना, हम आपकी सेल की बात कर रहे हैं, और इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या था? यस, परचेज, परचेज को शामिल नहीं करना होता। एंड लास्टली आउट ऑफ स्कोप या नॉन सप्लाई को भी शामिल नहीं करना। अब समझिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि जो नॉन सप्लाई है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस यही है कि नॉन सप्लाई जो ट्रांजेक्शन्स है, जिन्हें सप्लाई की ही डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, तो वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, ये चीज मैं बहुत डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बताना इस व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी। लेट्स से मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या क्या बेचा। देखिए, इसने हरियाणा में था, ये हरियाणा में था, तो इसने हरियाणा में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए। सबसे पहले इसने शूज सेल किए हैं, जूते बेचे हैं, तो ये जूते बेचे इसने पूरे हरियाणा में 15 लाख के, 15 लाख की इसने सेल की है शूज की। ठीक है, उसके अलावा इसका एक बिजनेस पंजाब में भी है, पंजाब में ये मोबाइल बेचता है, और पंजाब में इसने जो मोबाइल बेचे हैं वो 8 लाख के बेचे हैं, 8 लाख के मोबाइल फोन इसने पंजाब में बेचे हैं। इसका एक रजिस्ट्रेशन राजस्थान में भी है, राजस्थान में इसने गेहूं बेची है, वीट, वीट जो इसने सेल की है वो 15 लाख की है। ठीक है, वीट जो इसने सेल की है वो अगेन 15 लाख रुपए की है। ठीक है, और इसके अलावा इस व्यक्ति का एक रजिस्ट्रेशन लेट्स से महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र से इसने लेट्स से नोटबुक सेल की है, कॉपियां बेची है, लेट्स से वो उसने बेची है 12 लाख रुपए की। इस व्यक्ति की गुजरात में कुछ जमीन थी, गुजरात में इसकी कुछ जमीन थी, इसकी कुछ लैंड थी, जो इसने लैंड भी बेची है 20 लाख रुपीस की। अगर आपसे कोई पूछे कि इस व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, तो आप क्या बताओगे?
देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टाइप की सेल शामिल होती है, सिर्फ सेल, परचेज को इंक्लूड नहीं करना, सेल, सारे टाइप की सेल शामिल होती है, चाहे उस पर टैक्स लगे या ना लगे, यानी कि वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो। बस क्या शामिल नहीं करना, जो सेल है ही नहीं, जो शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन है वो सेल ही नहीं है, तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना। क्या ये शूज बेचना इंक्लूड होगा? यस, टैक्सेबल है। क्या ये मोबाइल बेचना शामिल होगा? यस, टैक्सेबल है। क्या ये वीट भी शामिल होगी? यस, इवन दो एग्जम्प्ट है, बट इसे टोटल टर्नओवर में शामिल किया जाता है। नोटबुक सेल करना भी शामिल होगा, लेकिन ये लैंड सेल करना शामिल नहीं होगा। तो टोटल सेल अगर इस व्यक्ति की पूछी जाए तो कितनी बताई जाएगी? यहां पे जो टोटल सेल बनती है वो है 50 लाख। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू 50 लाख। तो यहां से एक चीज जो हमें समझनी है कि जो सेल है ही नहीं उसे इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ किसको देखना है? सेल को। और वो सेल चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट। और ये चीज भी ध्यान रखना, ये हमेशा कंप्लीट 10 बेसिस पे काउंट की जाती है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया के लिए काउंट की जाती है कि आपने हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में अलग अलग नहीं देखना, पूरे इंडिया में टोटल मिला के क्या सेल हुई है। अगर पूरी इंडिया की सेल स्पेसिफाइड लिमिट्स को क्रॉस करती है, अब ये व्यक्ति गुड्स में ही है तो इसके लिए जो स्पेसिफाइड लिमिट होगी वो 40 लाख की होगी, ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूं, वो पढ़ेंगे भी हम। बट अभी के लिए इसकी लिमिट कितनी रहेगी? 40 लाख। क्या इस व्यक्ति की सेल 40 लाख से ज्यादा है? द आंसर इज यस। पूरे साल में इसने जितने भी जगह बिजनेस किया उन सब जगह से मिला के इसकी सेल 40 लाख से ज्यादा है। हेंस ये व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, इसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सेल है, इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करती है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी चाहे टैक्सेबल सप्लाईज हो, चाहे आपकी एग्जम्प्ट सप्लाईज हो, एक्सपोर्ट हो, या फिर आपने कोई जो है इंटरस्टेट सप्लाई की हो, सब कुछ जोड़ा जाएगा। बस नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं जोड़ना, जीएसटी का अमाउंट अगर आपने कोई चार्ज किया है तो वो जोड़ना नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, बस टैक्सेस के नाम पे जीएसटी शामिल नहीं होता और नॉन जीएसटी शामिल नहीं होता, और परचेज भी नहीं होगी, बिकॉज हमें तो सिर्फ सेल काउंट करनी है। ठीक है, तो यहां से हमें एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाती है। अब इस व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर जो है 50 लाख बन के आई, जो 40 लाख की जो लिमिट है गवर्नमेंट की उसे क्रॉस कर गई, क्या इसे अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अब आपको सर कहां लेना है? अभी आपने बताया था कि जीएसटी नंबर तो स्टेट वाइज है, तो क्या इस व्यक्ति को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह से लेना पड़ेगा? सोच के बताइए। मेरी लिमिट 40 लाख की गवर्नमेंट ने बना रखी है और इस व्यक्ति की टर्नओवर 50 लाख है, जो कि मैंने पूरे इंडिया के बेसिस पे काउंट करनी थी और मैंने की है, तो ये तो लिमिट को क्रॉस कर गया। तो क्या इसे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है? क्या इसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज नो। अब ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन जो लेना है वो कब लेना है? इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, ओके, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है जो लिमिट को क्रॉस करती है, देन द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट कहां पे? फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ उस राज्य में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। दैट मीन्स अगर मैं मेरे एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में आप हरियाणा से जो बेच रहे हो वो एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप पंजाब में जो प्रोडक्ट बेचते हो वो भी एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, क्या आपको अगेन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। लेकिन जो चीज आप राजस्थान में बेच रहे हो वो व्हीट, वो गेहूं, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है, वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो जुड़ेगी, कैलकुलेशन करते टाइम ऐड की जाएगी, लेकिन आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि एग्जम्प्ट प्रोडक्ट की टर्नओवर टोटल में तो काउंट होती है, लेकिन अगर किसी राज्य से आप ओनली एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहां पे गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन लेने से मना कर देगी, एग्जम्प्ट कर देगी। आप सिंपल लॉजिक लगाइए, अब राजस्थान में मैं सिर्फ गेहूं बेच रहा हूं और गवर्नमेंट मुझे बोले जाओ भाई जीएसटी नंबर लेके आओ, क्या पर्पस होगा? मैं जीएसटी नंबर लूंगा भी तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा थोड़ी, मैं एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेचता हूं, ना मैं टैक्स लूंगा ना मैं टैक्स दूंगा, तो बताइए क्या फायदा रह जाएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप खाली पीली एग्जम्प्ट प्रोडक्ट ही बेच रहे हो तो भाई क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है?
तो हम आपको छोड़ देंगे, बख्श देंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन महाराष्ट्र में अगर नोटबुक टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और अगर नोटबुक के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस माफ कर रखे हैं तो फिर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और रही बात गुजरात की, तो भाई गुजरात में तो मैंने कुछ सेल ही नहीं किया। आप कहोगे सर लैंड बेची तो है, बट भाई लैंड बेचना जीएसटी में सेल कहाँ माना जाता है? जीएसटी में तो सेल की डेफिनेशन से बाहर है। तो गुजरात में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो वहां पे फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन की वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यानी कि मुझे रजिस्ट्रेशन सिर्फ यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में 2 जगह लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अगर नोटबुक इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट तो फिर आपको लेना है, अदरवाइज आपको लेने की जरूरत वहां भी नहीं होगी। क्या ये क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए, तो सबसे पहला मुद्दा कि अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होता है, क्या शामिल नहीं होता, वो हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरी बात, ये हमेशा पैन इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होती है, ये मैंने बता दिया। पूरे इंडिया में आपके जितने भी ब्रांचेस हैं सबकी टर्नओवर को जोड़ लेना, और अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहां कहां पे? सभी स्टेट में। बस वहां मत लेना जहां ओनली एग्जाम प्रोडक्ट बेच रहे हो। जिस राज्य से सिर्फ एग्जाम प्रोडक्ट बेच रहे हो वहां लेने की जरूरत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बाय रेसिपिएंट। अब ये क्या होता है? देखिए, जीएसटी में क्या है, कई कई जगह पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सेलर होता है ना, ये बायर से टैक्स मांगता है, कहता है भाई जीएसटी मेरे को दो तुम, और फिर ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर चलता है। सेलर बायर से कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करवा देता है। ये नॉर्मल तरीका है। आप और हम भी जब दुकानों पे माल लेने जाते हैं, लाइक मान लो मैं कहीं पे कोई कंप्यूटर लेने चला गया, लैपटॉप लेने चला गया, तो दुकानदार ने मेरे को बिल बना के दिया जिसमें उसने जीएसटी भी लगा रखा था। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने देखा होगा बिल के अंदर जीएसटी लगाया होता है। मान लो आपने 1000 का खाना खाया और 50 रुपए जीएसटी था, तो आप उसे 1050 रुपए दे के आओगे। अब वो 50 रुपए आपने उसको जो दिए हैं वो जीएसटी है, और अब वो व्यक्ति, वो रेस्टोरेंट वाला फिर गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा और कहेगा ये लो जी जीएसटी आया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वहीं पे कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां उल्टी गंगा बहती है, उल्टा सिस्टम चलता है। सेलर जो है वो अपने गुड्स बेचेगा बायर को, सेलर अपने गुड्स बेचेगा बायर को, और बायर जब जैसे ही जीएसटी देने लगेगा सेलर को, सेलर मना कर दिया, कहते हैं भाई मेरे को मत दो। सेलर कहेगा भाई मेरे को टैक्स मत दो, जाओ और खुद से गवर्नमेंट को जमा करवा दो। नॉर्मली हर बार गवर्नमेंट को टैक्स सेलर जमा करवाता है, बट कुछ गिने चुने केस ऐसे भी हैं जहां पे सेलर टैक्स नहीं लेगा, गवर्नमेंट के पास बायर खुद जाएगा टैक्सेस जमा करवाने। क्या आप कभी गए हो गवर्नमेंट के पास? नहीं, हम कभी नहीं जाते, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स बहुत रेयर है जहां पे आपको गवर्नमेंट के पास जाकर टैक्स जमा करवाना होता है। तो ऐसे केसेस में सप्लायर या सेलर नहीं बल्कि बायर यानी कि रेसिपिएंट टैक्सेस जमा करवाता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी सेलर ने ऐसे 20 लाख का माल बेचा है जिसपे टैक्सेस बायर जमा करवाएगा, ना कि सेलर। तो यहां पे जो सेल हुई है हम कहेंगे कि आरसीएम में टैक्स पे करना है किसको? बायर को। बट क्या सेलर ने सेल नहीं किया माल? क्या सेलर की सेल नहीं हुई है 20 लाख की? आप कहोगे सर सेल तो हुई है, टैक्स नहीं देना पड़ा उसे, टैक्स बायर ने दे दिया गवर्नमेंट को, बट सेल तो हुई है ना। और हमारा पर्पज है सेल को देखना। अभी ऊपर हम कह रहे थे चाहे एग्जाम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहां पे भी जब इस सेलर की टोटल टर्नओवर देखी जाएगी ना, इस 20 लाख को शामिल किया जाएगा। मतलब वो ट्रांजेक्शन्स जिसपे सेलर ने टैक्स जमा नहीं करवाया, बायर ने खुद से जमा करवा दिया, यानी आरसीएम वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उस केस में जो माल बिकता है वो भी सेलर की टर्नओवर में काउंट होगा। देखो बायर ने तो परचेज किया है, उसकी तो टर्नओवर में शामिल होगा ही नहीं, वो तो परचेज है। हमें देखनी है सेल। तो सेलर ने माल बेचा है, चाहे जीएसटी उसका बायर जमा करवा रहा हो चाहे सेलर जमा करवा रहा हो, दैट इज इररिलेवेंट। तो ये भी टर्नओवर में शामिल होगा। क्लियर? तो यही चीज यहां पे मेंशन थी कि यहां पे आपको टर्नओवर में वो ट्रांजेक्शन्स भी शामिल करने हैं जहां पे टैक्सेस सप्लायर के तौर पर आप नहीं दे रहे, आपका रेसिपिएंट पे कर रहा है।
नेक्स्ट, इवन अभी मैंने बताया कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो पूरे सेम स्टेट में भी 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता है, या 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो होंगे ही होंगे अगर वो काम करना चाहता है दोनों जगह पे। ऐसे केसेस में उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। अब ध्यान रखना कि अगर आप अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेज रहे हो, मेरी ही ब्रांच है, एक हरियाणा में है और दूसरी दिल्ली में, मैंने कहा हरियाणा में माल एक्सेस है, दिल्ली वाली ब्रांच को भेज दो, जीएसटी में इसे सेल माना गया है। आप अपनी ही ब्रांच को माल भेज रहे हो, मैं किसी और को माल बेच नहीं रहा, मेरी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल रख रहा हूं, इसे जीएसटी में सेल माना गया और ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसका हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है और इसका एक रजिस्ट्रेशन इसी व्यक्ति का दिल्ली में भी है, तो भाई ने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, एक हरियाणा में और एक दिल्ली में। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन 2 सेपरेट पर्सन माने गए हैं जीएसटी की नजर में। अब आप समझ पा रहे हो कि चीजों को, मैंने बोला था 2 सेपरेट पर्सन है, तो जीएसटी क्या कहती है, भाई तुमने हरियाणा से जब दिल्ली माल भेजा है तो ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और एक्चुअल में ये माल भेजा नहीं है, ये माल सेल ही मानेंगे हम इसे सप्लाई मानेंगे, इसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। तो लेट्स से इसने हरियाणा से कस्टमर्स को माल बेचा है, जो इसकी एक्चुअल सेल है वो है लेट्स से ₹20 लाख, और इसी व्यक्ति ने दिल्ली से भी कस्टमर्स को माल बेचा है, वो है लेट्स से 15 लाख, और इसी व्यक्ति ने हरियाणा से दिल्ली भी कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया है, वहां माल की कमी थी तो उसने हरियाणा ब्रांच से उठा के 10 लाख का माल दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांसफर भी जीएसटी में क्या बोली गई है? सेल बोली गई है, इसे भी सेल माना गया है। तो अब एग्रीगेट टर्नओवर इस व्यक्ति का कितना बोला जाएगा? 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख, दैट इज 45 लाख रुपीज। 45 लाख रुपए इस व्यक्ति की जो है वो सेल मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप अगर कोई एग्रीगेट टर्नओवर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? 45 लाख। इसमें आप कहोगे सर 10 लाख तो हमने खुद के पास ही माल भेजा है, क्या इसे भी सेल मान लिया गया? यस, जीएसटी में इसे भी सेल माना गया। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इफ अ पर्सन हैज मेड स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन इट्स 2 सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इट इज आल्सो सप्लाई एंड हेंस इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। सिमिलर वे में अगर कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट माल बेच रहा है, कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर एजेंट माल बेच रहा है और जब बिलिंग कर रहा है एजेंट तो अपने नाम पे कर रहा है, यानी कि लेट्स से ए ने बी को हायर किया कि भाई तुम मेरा माल बेच दो, बी ने कहा ओके, ए ने वो माल बी के पास भेजा और बी ने फिर वो माल सी को बेच दिया, और जब सी को माल बेचा गया तो बिल में सेलर का नाम बी था, तो फिर वो ट्रांजेक्शन में जो सेल हुई है वो भी बी की टर्नओवर में शामिल होगी। लेकिन याद रखना, अगर सी को माल बेचते टाइम सेलर में बी का नाम था तो ही बी की सेल में शामिल होगी, अगर सी को माल बेचते टाइम उसमें सेलर का नाम ए ही था तो उस केस में वो बी की टर्नओवर में शामिल नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। अगर बी ने सी को माल बेचा है 1000 रुपए का और जब माल बिका तो इनवॉइस बनाया और इनवॉइस में कस्टमर तो सी है लेकिन बेचने वाले का नाम ए लिखा हुआ है, तो ये 1000 रुपए बी की टर्नओवर नहीं है, वो सिर्फ ए की टर्नओवर है। लेकिन अगर उसमें बेचने वाले का नाम बी लिखा गया है तो वहां पे वो भी बी की टर्नओवर में शामिल होगी और वो बाद में ए की भी टर्नओवर में शामिल हो जाएगी, यानी कि दोनों की टर्नओवर में शामिल हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिलिंग किसके नाम पे हुई है। अगर बेचने वाले का नाम बी है तो वो बी की टर्नओवर है, और बेचने वाले का नाम सीधा ए के नाम से ही बनाया गया है तो फिर वो बी की टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। चलिए, if agent makes supply on behalf of his principal then it is also included in turnover if invoice is issued in the name of agent। अगर एजेंट के नाम पे तो ही शामिल होगा, अदरवाइज शामिल नहीं होगा। एंड लास्टली, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टर्नओवर ऑफ ऑल द स्टेट्स इज कंबाइंड। सभी स्टेट्स की टर्नओवर कंबाइन की जाती है, इवन एग्जम्प्ट भी हो तो भी। जैसे हमारे इस केस में एग्जांपल में राजस्थान से आपने गेहूं बेची थी, क्या वो हमने जोड़ी थी? द आंसर इज यस। लेकिन हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज ओनली रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेट फ्रॉम विच टैक्सेबल सप्लाईज इज मेड।
रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस राज्य में लेना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग था। पहला मुद्दा जो है वो यही बात करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है। तो मैंने कहा एज पर सेक्शन 22 अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब वो स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ओनली गुड्स बेचते हो, ओनली गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ, यहां पे थोड़ी करेक्शन कर लेना, अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को छोड़ के उनके अलावा अगर आप गुड्स बेच रहे हो, ओनली गुड्स, एक्सक्लूसिव है, सर्विस नहीं होनी चाहिए, सर्विस एक अलाउड है। आप लोगों को उधार पैसा दे सकते हो जिसके बदले में आप ब्याज ले रहे हो, ये एग्जम्प्ट है। वैसे भी लोगों को लोन देना और बदले में ब्याज लेना ये एक सर्विस है, लेंडिंग की सर्विस आप इसे बोल सकते हो, बट इस सर्विस के बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसे एग्जम्प्ट रखा हुआ है। तो अगर आप ओनली गुड्स बेचते हो, दैट टू नॉन स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हो, सर्विस दे सकते हो, एक ही सर्विस अलाउड है, वो है पैसा उधार देने की सर्विस। तो उस केस में आपके लिए 40 लाख की लिमिट रखी गई है। कितने रुपए की लिमिट रखी गई है? 40 लाख की। मतलब अगर मान लो मैं हरियाणा में हूं और मैं अगर शूज बेच रहा हूं, बिकॉज शूज एक नॉन स्पेसिफाइड गुड्स है, ठीक है, तो अगर मैं शूज बेच रहा हूं तो मुझे फिर अगर मेरे टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं शूज बेच रहा हूं और साथ में सीए की सर्विस भी दे रहा हूं, मैं लोगों की आईटीआर फाइल करता हूं, मैं लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट बनवा के देता हूं, तो उस केस में मैं एक सर्विस का सप्लायर बन गया हूं, फिर ये मेरे लिए 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी, बिकॉज एक्सक्लूसिवली आप गुड्स की सप्लाई में जो है वो इंडल्ज होने चाहिए, आप गुड्स की सप्लाई ही करते हो। स्पेशल कैटेगरी के लिए ये 20 लाख की लिमिट है, जो हमारे 40 लाख है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख रखी गई है। ये क्या है सारा समझते हैं। सिमिलर वे में अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हो या आप सर्विसेज सप्लाई करते हो या गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई करते हो तो फिर आपकी लिमिट 20 लाख है, एंड स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ये 10 लाख हो जाती है। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि स्पेसिफाइड गुड्स क्या है। देखो, नॉर्मली लिमिट तो गवर्नमेंट ने 20 लाख की ही बनाई थी, फिर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए इसे कुछ समय पहले 40 लाख कर दिया। इनिशियली जब एक्ट आया था तो वहां 20 लाख की लिमिट थी, फिर गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया, लेकिन बोला कि जो ये प्रोडक्ट बेचेंगे ना उन्हें हम ये लिमिट नहीं देंगे, उनके लिए छोटी वाली यानी 20 लाख की लिमिट ही रहेगी। ठीक है, तो ये वो स्पेसिफाइड गुड्स है। अगर आप ये बेचते हो तो फिर आपकी लिमिट 20 लाख रहेगी। याद रखना, अगर आप ओनली गुड्स भी बेचते हो तो लिमिट 20 लाख है। क्या क्या? पहला है आइसक्रीम या एडेबल आइस, कोई भी खाने की आइस या आइसक्रीम। अगर आप आइसक्रीम वेंडर हो, आप आइसक्रीम बेचते हो, तो फिर उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख नहीं होगी, कितनी हो जाएगी? 20 लाख। सिमिलर वे में आप पान मसाला बेचते हो, आप टोबैको प्रोडक्ट्स बेचते हो, आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स एग्रीगेट्स या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स बेचते हो, आप बिल्डिंग ब्रिक्स बेचते हो, या आप रूफिंग टाइल्स बेचते हो, या आप ब्रिक्स ऑफ फोसिल मेल्स या सिलेशियस अर्थ के जो है प्रोडक्ट बेचते हो, तो ऐसे केसेस में आपके लिए लिमिट 40 लाख नहीं होगी, 20 लाख होगी। आपको ये जो हाइयर लिमिट है इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या ये प्रोडक्ट्स हमें याद रखने हैं? तो मैं आपसे कहूंगा एटलीस्ट इसे 3 से 4 बार रीड कर लेना, याद अपने आप रह जाएगा आइटम। लास्ट अटेम्प्ट में शायद इसका एक क्वेश्चन आया था जिसमें आईसीआई ने इनमें से एक प्रोडक्ट उठा के दे दिया और बोला बताइए कि इसकी टर्नओवर की लिमिट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज इसे 3 से 4 बार पढ़ लेना, अपने आप याद रह जाएगा कि हाँ ऐसा भी एक प्रोडक्ट था वहां पे जो स्पेसिफाइड था। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए कौन कौन से गुड्स हैं कि जिनमें आपको जो है हाइयर लिमिट नहीं मिलती, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है कि मिस्टर ए पान मसाला बेचते हैं, तो बताइए क्या वो 20 लाख की लिमिट के अंदर आएंगे या 40 वाले? तो आप कहोगे हाँ 20 वाली में आएंगे, बिकॉज वो स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं स्पेसिफाइड स्टेट्स की बात करूं तो 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं। वैसे तो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स काफी सारे हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए अब हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास स्टेट वाइज लिमिट है। देखिए क्या क्या लिमिट है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख रहती है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो तो यहाँ पे आपकी लिमिट कितनी रहती है? 10 लाख रहती है। ठीक है, दूसरा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड,
पुडुचेरी, तेलंगाना। अगर आप यहां से माल बेचते हो तो आपकी लिमिट रहती है 20 लाख रुपीस की। और अगर आप इनके अलावा किसी स्टेट से माल बेचते हो, लाइक जम्मू कश्मीर से, असम से, हिमाचल से और जो भी बाकी स्टेट बच गए, उन सब से बेचते हो, तो अभी लिमिट आपकी जो है वो 20 लाख हो जाएगी। और अगर एक्सक्लूसिवली नॉन स्पेसिफाइड गुड्स में हो तो 40 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्नओवर की लिमिट है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये तो आपको याद ना मान लो, रट्टा मान लो, आपको कुछ भी हो, ये चीज आपको क्रैम करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य के लिए क्या है। बस एक चीज याद रखना, अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन चार में से किसी एक राज्य में काम करते हो, कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आप इन चारों में से किसी भी राज्यों में काम करते हो तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट ही 10 लाख बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि लेट से एक व्यक्ति है, उसका त्रिपुरा में भी बिजनेस है और उस व्यक्ति का राजस्थान में बिजनेस है। त्रिपुरा में उसकी टर्नओवर की लिमिट है सिर्फ 6 लाख रुपए की माल बेचता है। त्रिपुरा में सिर्फ 6 लाख का माल बेचता है, जबकि राजस्थान में इसकी सेल है 12 लाख रुपए। अगर आपसे मैं एग्रीगेट टर्नओवर पूछूं तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए, 18 लाख एग्रीगेट टर्नओवर है। बताइए इसे कहां रजिस्ट्रेशन लेना है? क्या ये त्रिपुरा में लाइबल है? आप कहोगे सर यस, त्रिपुरा की लिमिट 10 लाख ही है तो ये लाइबल है। क्या इसे राजस्थान में भी लेना है? आप कहोगे नो सर, राजस्थान के लिए तो 40 लाख की लिमिट है, ये 40 लाख की लिमिट है, इसको नहीं लेना। तो मैं आपको कहूंगा कि आपका आंसर गलत है। अगर एक व्यक्ति इन चार राज्यों में से किसी भी राज्य में काम करता है ना, तो उसकी ओवरऑल लिमिट ही 10 लाख पे आ जाएगी। इसका मतलब ये 18 लाख है इसकी, और फिर टोटल लिमिट इनकी सिर्फ 10 लाख वाली लिमिट ही लगेगी, तो 10 से ज्यादा है, हेंस इसे राजस्थान में भी लेना पड़ेगा और त्रिपुरा में भी लेना पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य में हो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो आपकी टोटल लिमिट 10 लाख पे ही आ जाएगी। इवन आप इनमें से किसी और राज्यों में भी काम कर रहे हो जहां इवन 40 लाख की हाइयर लिमिट एप्लीकेबल है, तो भी आप 10 लाख वाली लिमिट में ही फॉल करने लग जाओगे। ये चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। इन केस पर्सन इज मेकिंग सप्लाई फ्रॉम एनी स्पेशल स्टेट, देन द रिड्यूस्ड लिमिट इज एप्लीकेबल। सभी राज्यों के लिए रिड्यूस्ड लिमिट लगेगी। वो चार राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन चार राज्यों में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी, अपने आप ही सारे राज्यों के लिए 10 लाख की लिमिट रह जाएगी। चलिए, तो ये सबसे पहला केस था जहां पे आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो। दूसरा केस या अदर केसेस में कहूं कि जहां पे आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ हम इन्हें रीड करेंगे कि इन वजहों से भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जहां पे लिखा गया है कि अगर आप स्पेसिफाइड टर्नओवर से ज्यादा का माल बेचते हो तो आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो। अब हम सेक्शन 22 में ही कुछ और चीजें बताई गई हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। लाइक अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस लॉज, जिस दिन जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, उससे पिछले दिन जो पुराने लॉज में रजिस्टर्ड था, लाइक कोई वैट में रजिस्टर्ड था, कोई सर्विस टैक्स में था, कोई एक्साइज में था, 30 जून को 2017 को जो पुराने लॉज में रजिस्टर्ड थे, उन्हें 1 जुलाई में को जीएसटी में माइग्रेट करना मैंडेटरी था। चाहे आप जीएसटी में लाइबल हो या नहीं हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन अगर आप पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थे तो नए में माइग्रेशन भी आपका मैंडेटरी किया गया था। अब ये प्रोविजन कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि ये 2017 का प्रोविजन है। आज जो भी माइग्रेट होने थे, जो रहने थे, जो नहीं रहने थे, वो सब हो चुका है काम, बट स्टिल लॉ में लिखा गया तो हमने पढ़ा है। दूसरा, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, चाहे आपका सक्सेशन हुआ हो, मतलब फादर से बेटे ने बिजनेस को इनहेरिट किया हो, या कोई अदरवाइज हो, बिजनेस का ट्रांसफर हुआ है, एज अ गोइंग कंसर्न पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया गया है, तो अगर ट्रांसफरी जो है, यानी कि जो बिजनेस एक्वायर करने वाला है, वो व्यक्ति भी लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर पुराना व्यक्ति यानी ट्रांसफरर जो है वो रजिस्टर्ड था। मान लीजिए एक फादर है मिस्टर ए का एक बिजनेस है, इस फादर का एक बिजनेस है, इसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था अपनी मर्जी से। अब ये अपनी मर्जी से चला रहा था, शौक था फादर का कि हाँ जीएसटी नंबर होना चाहिए मेरा भी, चला रहा था। कुछ टाइम बाद फादर रिटायर हुआ और उसने अपना बिजनेस अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया।
पूरा का पूरा बिजनेस गोइंग कंसर्न के तौर पर अपने बेटे बी को संभलवा दिया। अब ऐसे केसेस में जब आपका ट्रांसफरर रजिस्टर्ड था, इवन अपनी मर्जी से हुआ था, लाइबल था, उससे फर्क नहीं पड़ता, अब मिस्टर बी को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो बाप अगर रजिस्टर्ड था तो बेटे को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो अगर पुराना ओनर जिससे बिजनेस आया है वो रजिस्टर्ड था तो नए ओनर को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अमलगमेशन या डिमर्जर की स्कीम में ट्रांसफरी जो होगा यानी कि जो नई कंपनी बनेगी उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नई कंपनी को बनने का जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस दिन के बाद से जो नई कंपनियां हैं वो भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो जाएंगी। लाइक मान लीजिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम में दो कंपनियां ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इन दोनों का अमलगमेशन हो गया और एक नई कंपनी बनी ए बी लिमिटेड। तो जिस दिन ए बी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन ए बी भी लाइबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, irrespective of the fact whether A and B are registered or not। A और B हो या ना हो लेकिन ए बी को वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा। ऑल्दो ये प्रोविजन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 22 में 4 रीजन थे जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रीजन है वो है नंबर 1। ठीक है, जो नंबर 1 है वो एग्रीगेट टर्नओवर की बात करता है कि अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का माल बेच रहे हो या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए तो अभी आज के लिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक बार मैं क्विकली समराइज करवा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है। आज मैंने आपको बताया कि जीएसटी में जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो लेना जो है कब कब बनता है, उसका हमने पहला सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 22। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही जीएसटी के लॉज आप पे एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो आप लेते हो वो हर स्टेट के लिए अलग से लिया जाता है, पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है और हमने वहां पे अलग अलग टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन भी पढ़े हैं जो अलग अलग पर्पज से बनाए गए हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जीएसटी में सप्लाई जो वर्ड है वो अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है, तो वो क्या क्या हो सकता है। देन हम हमारे मेन मुद्दे पे आए कि रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमने किया वो है सेक्शन 22, जो कहता है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। यहां हमने एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग भी समझा कि क्या उसमें शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होता है। आपका आज का काम यही है कि जो हमने पढ़ा है आपको वो सारी चीजें जो है रीड करनी है और यहां तक जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आप सबको जो है वो सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम समझेंगे कि सेक्शन 24 एक और सेक्शन जो बताता है कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ में एग्जम्पशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा पहला चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हेंस इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी शायद 4 क्लासेस लग जाए। मैं कोशिश करूंगा 3 में वाइंड अप हो जाए, बट स्टिल हमारा पर्पस है 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना। बट उस केस में हम कहीं भी हमारी जो एक क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं करना चाहेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम सारे के सारे रिवाइज करना चाहेंगे और कहीं भी मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि शॉर्टकट में निपटा दूं और आपको जो है वो चीजें समझना है। तो हम आराम से चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्लास एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सारे जो है एकदम कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये लास्ट के 2 महीने अपनी जी जान पूरा लगा दीजिए। थैंक यू।